नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत ने पाकिस्तान को सौंपा पुलवामा हमले की साजिश से जुड़े सबूतों का डोजियर। हमले में शामिल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सईद हैदर शाह को तलब कर भारतीय सैन्य ठिकाने पर हमले के लिए जताया कड़ा विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में की उच्च स्तरीय बैठक। सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए दिए निर्देश। शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकी ढेर। भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद साझा बयान में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा। आतंकवाद को शह और समर्थन देने वालों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक दंडित करने के हों प्रयास। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रणनीति और सहयोग की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए युवाओं के योगदान को बताया जरूरी। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को किया संबोधित। संसद में कामकाज की उत्पादकता बढ़ाने पर दिया जोर। और हेलीकॉप्टर हादसे में नेपाल के पर्यटन और नागर विमानन मंत्री रविन्द्र अधिकारी समेत 7 लोगों की मौत। नेपाल के ताप्लेजुङ जिले में हुआ हादसा। नेपाल सरकार ने दिए जांच के आदेश। भारतीय वायुसेना की ओर से बालाकोट में घुसकर जैश के ठिकानों को खत्म करने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने आज भारत के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया। एयर वाइस मार्शल RGK कपूर की मौजूदगी में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के विमानों ने हमारे सैन्य संस्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की कोशिश को असफल करते हुए उसके एक विमान को मार गिराया है। इस दौरान हमारा एक MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक पायलट लापता है। पाकिस्तान का दावा है कि पायलट उनके कब्जे में है। इस दावे की जांच की बात कही गई थी और अब पुष्टि हो गई है कि हमारा पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है। India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. और इन सब के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब किया और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों द्वारा भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कड़ी निंदा की और प्रतिरोध जताया।
पाकिस्तान के विमानों ने आज सुबह जम्मू कश्मीर में भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया था, लेकिन जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी विमान भाग निकले। उधर इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान ने भारतीय कार्यवाहक हाई कमिश्नर गौरव आहलूवालिया को तलब किया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सुरक्षा की ताज़ा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में सुरक्षा और खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारी जुटे। इस दौरान पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर भारत के हवाई हमले के बाद हुए नए घटनाक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को ताज़ा घटनाक्रमों की जानकारी देते हुए भारत पाकिस्तान के बीच हवाई झड़प के बारे में भी बताया। इस घटना के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया, जबकि भारतीय वायुसेना को भी अपना एक MiG-21 गंवाना पड़ा। कार्रवाई के दौरान मिग के पायलट लापता हो गए। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भी एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और गृह सचिव के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान देश में सुरक्षा स्थिति और सभी संवेदनशील स्थानों पर शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई। गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवानों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, ताकि सीमा पार से होने वाली किसी भी नापाक हरकत को नाकाम किया जा सके। BSF के जवान भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी जारी रखे हुए हैं। इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश आत्मविश्वास से भरा है और आज के हालात में सब कुछ मुमकिन है। जब अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर उसामा को मार सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जिस प्रकार की चीजें हम लोग देखते हैं, मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। और उधर भारत, चीन और रूस ने आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत बताई है। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी बयान में आतंकी गुटों को मदद नहीं देने और उनका राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल न करने की बात कही गई है। तीनों देशों ने कहा कि आतंकी गतिविधियों का समर्थन और सहायता देने वालों को दोषी मानकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की चीन में हुई बैठक में पुलवामा हमले, भारत की जवाबी कार्रवाई और आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकी संगठनों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की कार्रवाई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि एंटी टेरर ऑपरेशन था। Following the Pulwama terrorist attack, instead of taking seriously the calls by international community to act against Jaish-e-Mohammed and other terror groups based in Pakistan, Pakistan denied any knowledge of the attack and outrightly dismissed claims by Jaish-e-Mohammed. In the light of continuing refusal of Pakistan to acknowledge and act against terror groups on its territory, and based on credible information that Jaish-e-Mohammed was planning other attacks in its various parts of India, Government of India decided to take preemptive action. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान जारी कर हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को पूरी तरह से लागू किया जाए। टेररिज्म इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, इसलिए केवल इन 3 देशों की रणनीति से नहीं चलेगा। हमें वैश्विक रणनीति की जरूरत है, एक ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। हमने एक तरफ UN लेड ग्लोबल काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म को स्थापित करने की बात की और दूसरी तरफ भारत द्वारा प्रस्तावित CCIT कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को
अंतिम रूप देकर अपनाने की भी बात की। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक में पुलवामा आतंकी हमले के बाद के हालात पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा हमले को पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया। भारत की ओर से की गई कार्रवाई आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता का सबूत है। भारत और चीन ने आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए रणनीतिक बातचीत के रास्ते को अहम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों को शोपियां जिले के मीमंदान इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मकान में छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मारे गए दोनों आतंकवादी प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य थे और मौके से हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है। मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच बड़ी तल्खी की वजह से घाटी में सीमाई इलाकों में काफी तनाव बना हुआ है और आतंकियों की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना के जवान हाई अलर्ट पर हैं। 2 terrorists were killed, and these 2 terrorists belong to proscribed terrorist organization Jaish-e-Mohammed. Arms and ammunition have been recovered. From the incriminating materials that we have recovered, it is ascertained that 1 terrorist belonged to Pakistan, is a Pakistani national, and the other one is from the local area. And police has now started the investigation on the basis of the materials that we have taken in our custody. So any collateral damage outside? During the operation, there is no collateral damage. The forces have safely de-inducted, and police has now started the investigation of the case. सरकार ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने और सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरण मुहैया कराने के लिए 2700 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 3 कैडेट प्रशिक्षण पोत खरीदे जाएंगे, जो महिला अधिकारियों समेत कैडेट अधिकारियों को समुद्र में प्राथमिक प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये पोत अस्पताल सेवा, मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के साथ साथ खोज और बचाव मिशन और आपदा के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में सक्षम होंगे। विपक्षी दलों ने पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद की कड़ी निंदा की है और पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली में आज विपक्ष के 21 राजनीतिक दलों की बैठक के बाद साझा बयान जारी किया गया और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में सेना के साथ एकजुटता जताई गई। इसमें पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को खत्म करने वाले भारतीय वायुसेना के साहस और बहादुरी की तारीफ हुई। विपक्षी दलों ने पाकिस्तानी दुस्साहस की निंदा की और लापता पायलट की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई। विपक्षी नेताओं ने सरकार से देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सभी दलों को भरोसे में लेने की अपील की है। Meeting of leaders of 21 political parties condemned the dastardly Pulwama terror attack by Pakistan-sponsored terrorists of Jaish-e-Mohammed on 14th February 2019. The meeting paid homage to our martyrs and expressed solidarity with our armed forces in crushing the menace of terrorism. The meeting lauded the action taken by the Indian Air Force against the terrorist camp on 26 February 2019 and praised our armed forces for their valor and their bravery. इधर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में आज कई युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अपने विचारों को साझा करने का मौका मिला। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से समाज की प्रगति के लिए बेहतर संवाद कौशल विकसित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि युवा दरअसल नए विचारों से परिपूर्ण होते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा कारगर ढंग से नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को नए भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। बुधवार को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि आज का युवा मल्टीटास्किंग के लिए पहले से तैयार है और कई काम एक साथ करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा संसद महोत्सव नए भारत की छवि का प्रतिनिधित्व करता है।
उन्होंने युवाओं से न्यू इंडिया के विजन से जुड़ने के लिए कहा। ये ऐसा मंच है जो आप सभी की रॉ एनर्जी को एक शेप देगा, एक दिशा देगा। यहां से जो आइडियाज, जो सीख आप लेकर जाएंगे, उनसे ही कुछ नया सृजित होगा, जो नए भारत की आत्मा, नए भारत के नए संस्कारों का निर्माण करेगा। साथियों, पार्लियामेंट जितना प्रोडक्टिव होगा, देश उतना प्रोग्रेसिव होगा। पहला पुरस्कार नागपुर की श्वेता उमरे को दिया गया, जबकि दूसरा पुरस्कार बेंगलुरु की अंजनाक्षी और तीसरा पुरस्कार पटना की ममता कुमार ने प्राप्त किया। इस मौके पर संसद के दोनों सदनों के कामकाज का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकसभा के कामकाज की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 16वीं लोकसभा में कामकाज की उत्पादकता 85% रही, जो 15वीं लोकसभा के कामकाज के मुकाबले 20% ज्यादा है। इस दौरान लोकसभा से 205 विधेयक पारित किए गए, जबकि राज्यसभा में बीते सत्र में सिर्फ 8% ही काम हुआ। हालांकि उन्होंने उस पूरे प्रदर्शन को लेकर असंतोष जाहिर किया। एवरेज प्रोडक्टिविटी 85%, करीब करीब 205 बिल पास किए गए, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। अगर मोदी है तो फिर 20 से नहीं चलता है, 200 होना चाहिए। आपके राज्य से जो राज्यसभा में गए हैं, उनको बुलाइए, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाइए, फिर उनको रिक्वेस्ट कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फिर पूछिए क्या किया, जवाब मांगिए। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर खेलो इंडिया ऐप भी लॉन्च किया, जो इससे संबंधित जरूरी जानकारियां प्रदान करेगा। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसी साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की शुरुआत की थी, जिसके तहत 18 से 25 वर्ष की उम्र के युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों के साथ जुड़ने और आम आदमी के विचार समझने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखा गया है। महोत्सव का आयोजन संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से खेल मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 2016, 2017 और 2018 के लिए विजेताओं को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करेंगे और समारोह को संबोधित भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने बालाकोट में आतंकी शिविरों पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई की सराहना भी की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जंग में एकजुट होना चाहिए। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। ये बात उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित कौटिल्य फेलोशिप कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि हमारी प्रगति की राह में बाधा डालने वाली विघटनकारी प्रकृतियों और शक्तियों के बारे में भारत को पूरी जानकारी है और ऐसी ताकतों को हराने के लिए भारत संकल्पबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब आतंकवाद का मूक दर्शक नहीं रहेगा। We are also fully aware of the disruptive, destructive tendencies and forces that tend to derail our progress. We are committed to combat these forces and has been fortunate to receive incredible spontaneous support from number of countries. We cannot be passive witness to terrorism and the rising tide of senseless violence. Terror is a menace to the humanity. आतंकवाद की चुनौती पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस बुराई के खिलाफ लड़ाई में सभी देश एक साथ आएं। उन्होंने वैश्विक समुदाय से भारत की ओर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते को अपनाने की गुजारिश भी की। We would like many more countries, in fact all the countries, to join hands in this concerted fight against terror. The comprehensive convention on international terrorism proposed by India is still pending before the United Nations. Since 1996, we should put in place an effective international mandate against terrorism, and we should see to it that the source of funding is stopped to such countries and they are named and shamed and exposed.
उपराष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाने में भारत के प्रयासों का जिक्र किया और सरकार की तरफ से शुरू की गई जनधन और मुद्रा जैसी योजनाओं को लोगों के लिए लाभकारी बताया। उपराष्ट्रपति ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों और सौर गठबंधन पर भारत की पहल की चर्चा भी की। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने प्रतिभागियों के सवालों के जवाब भी दिए। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टरों से चिकित्सा सेवा से जुड़ी आचार संहिता पर अमल करने की अपील की है। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के 60वें स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रम में उन्होंने डॉक्टरों को पदोन्नति से पहले ग्रामीण इलाकों में काम करने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने देश में मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की जरूरत बताई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश ने कई कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए और काम करने की जरूरत है। उन्होंने निजी क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं में हिस्सेदारी बढ़ाने की सलाह दी। India has made considerable progress in many health indicators. Life expectancy at birth has increased. Infant mortality and crude death rates have been greatly reduced. Diseases such as smallpox and polio have been eradicated to the maximum possible extent. What is need to be done is enlarge, encourage, and we need to invite private sector also in a big way to this medical profession. Because India is a huge country with 130 crore population, and also new problems, new diseases are coming because of lifestyle changes. This is an important area where all the people who are working in the medical profession, they should focus their attention. सरकार 13 महीने के भीतर गंगा को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नमामि गंगे अभियान में गंगा के साथ करीब 40 सहायक नदियों की सफाई की जाएगी। इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नमामि गंगे अभियान के तहत इंडियन ऑयल की ओर से 34 करोड़ रुपए दिए। इस अवसर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सड़क परिवहन और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है और गांवों में साफ सफाई की स्थिति में बहुत सुधार आया है। उन्हें उम्मीद है कि गंगा की सफाई का काम भी तय समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। जब इस दिशा में ये देश बढ़ रहा है तो वो साधन, वो मां, वो गंगा जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा का, संस्कृति का, इस देश के भूगोल का, ज्योग्राफी का, इसकी अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा साधन है। नितिन जी के हाथ में ये जिम्मेवारी है। एक छवि उनकी, जिसको हम करने वाला या डूअर कहते हैं, वो रही है। तो मैं देख सकता हूं कि जो इन्होंने 13 महीने का समय दिया है इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, वो शायद 12 में ही कर डाले। एयरलाइंस की तर्ज पर रेलवे मुसाफिर भी मनचाही सीटों पर बैठने का चुनाव कर सकते हैं और रेलवे ने यात्रियों को ये विशेष ट्रेनों में बुकिंग के दौरान सीटें देखने के लिए ऑनलाइन चार्ट की शुरुआत की है। इस नई सुविधा से रेल यात्रियों को टिकट बुक करते समय सीटों के बारे में अब पहले से ही जानकारी रहेगी। ऑनलाइन चार्ट में मुसाफिर कोच और सीटों का चयन कर सकेंगे। रेल भवन में आयोजित एक समारोह में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेनों में आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद भी ये ऑनलाइन चार्ट IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, जिससे यात्रियों को ट्रेन में खाली सीटों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इस सुविधा के जरिए रेलगाड़ियों में एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में खाली होने वाली सीटें भी दिखाई देंगी और यात्री इन सीटों की बुकिंग TT की मदद से कर सकेंगे। ये सुविधा वेब के साथ साथ मोबाइल संस्करण में भी उपलब्ध है। The ability to market a favor will be lost because anybody can check on the system that there are available seats. So why are you not giving it? If there are 3 TCs, whoever books it first will get it. So there cannot be any confusion or anything of double booking. Passengers can themselves also book. I've said take it to the next level. 1 minute before departure from New Delhi, any passenger can book. So he doesn't even have to look for a TC.
उच्च शिक्षा हासिल कर रहे छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही अलग अलग उद्योगों में काम करने का मौका मिलेगा। हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल योजना यानी श्रेयस के तहत सरकार ने छात्रों को स्किल ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से मिलकर श्रेयस की शुरुआत हुई। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इस पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद छात्र अलग अलग उद्योगों में स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को कोई फीस नहीं देनी होगी, बल्कि छात्रों को ट्रेनिंग के दौरान हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। अब देश भर के विभिन्न छात्र जिनको इस स्कीम में भाग लेना है, जो बीए, बीकॉम, बीएससी करते हैं, जनरल डिग्री जिसे हम कहते हैं, तो जनरल डिग्रीज करने के बाद कोई और अनुभव होने की जरूरत है। तो इसलिए ग्रेजुएशन के बाद 6 महीने से 12 महीने तक ये अप्रेंटिस करने का एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है और ये कार्यक्रम के लिए जिनको भाग लेना है वो नाम रजिस्टर करेंगे। खबर नेपाल से, जहां हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वहां के पर्यटन और नागरिक विमानन मंत्री रविंद्र अधिकारी समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसा तेप्लेजुंग जिले में हुआ। नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मंत्री समेत सभी 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हेलीकॉप्टर नेपाल के पहाड़ी इलाकों में उड़ान भर रहा था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया था। वियतनाम की राजधानी हनोई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच शिखर वार्ता शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर किम जोंग उन के साथ उनकी वार्ता बहुत सफल रहेगी। ये वार्ता कल भी जारी रहेगी। दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी शिखर वार्ता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच पिछले साल जून में सिंगापुर में पहली ऐतिहासिक बैठक हुई थी। दिल्ली में खेले जा रहे ISSF विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में युवा निशानेबाजों सौरभ चौधरी और मनु भास्कर की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने 483.5 अंक के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। दूसरे नंबर पर रेनशिन जियांग और बोवेन झांग की चीन की जोड़ी रही। उन्होंने 477.7 अंक हासिल किए, जबकि मिनजुंग किम और डेहोन पाक की कोरियाई जोड़ी ने 418.8 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हो रहे इस मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने 5.8 अंक के अंतर से प्रतिस्पर्धा जीती। सौरभ और मनु ने क्वालिफिकेशन में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी और फाइनल में भी अपनी लय उन्होंने बरकरार रखी। इस जोड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद लगातार 10 अंक से ज्यादा के स्कोर पर निशाने लगाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।